पूरे देश में डर का माहौल बन गया और जब से मोदी सरकार आई है तब से ही क्यों हो रहा है? में रह के हम ही डर के रहें कि इनसे, हम ही अपने देश में रह के इनसे डर के रहें। तो मैंने देखा तो पापा बिल्कुल खून में लथपथ हो रखे थे और पापा बिल्कुल डेड पड़े थे। पापा के यहाँ निशान भी थे। अपनी माँ को मार दिया उसने, आगे ही जाने लगी। अरे पैसों की वजह से चाय का काम करती थी जी, बेचारी गरीब औरत, ठीक है, नोटों के लिए उसको भी मार दिया। प्रशासन का भय नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, तभी इस प्रकार से भारत की राजधानी के अंदर ये हत्याएं हिंदू की हो रही हैं। बहुत चिंताजनक है। दिल्ली में आए दिन क्राइम रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। पूरा महीना हमने देखा है कि किस तरीके से खून खराबा और चोरी चकारी वाला निकला है। अब ऐसा ही एक और मामला दिल्ली के आरके आश्रम में दिखने को मिल रहा है, जहां पे एक बूढ़े इंसान पर 20 बार चाकू से वार किया गया है और उसे बेरहमी से मारा गया है। और बताया गया है जो मरने वाला व्यक्ति है वो हिंदू है और जो मारने वाला व्यक्ति है वो मुस्लिम समुदाय से आता है, जिस कारण से यहाँ पे एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। वीएचपी और बजरंग दल के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जो परिजन हैं उनका भी हालत खराब है। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है और वीएचपी और बजरंग दल से जानते हैं कि आखिर वो आगे किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं। आप इनकी बेटी हैं तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी, क्या मैंने सुना ऑफ कैमरा कि सबसे पहले आप ही को इस वारदात का पता नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मैं तो सो रही थी नीचे, बस एक अंकल हमारे घर आते जाते थे, वो गए होंगे पापा से मिलने की, उनके मुंह पे पूरा कपड़ा वपड़ा ढक रखा था, डेथ हो ही चुकी थी पापा की। तो बस उन्होंने हटाया, उन्होंने मेरे पास आया कि देख काकी क्या हुआ, ऊपर जाके पापा का खून भी नहीं हो रहा है। मुझे लगा शायद मुंह से खून आ गया होगा, नाक से आ गया होगा, मुझे लगा बेहोश हो गए होंगे। मैं देख के भी आई, मैंने कहा चलो मैं सबको इकट्ठा करूँ, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पर उनमें जान नहीं थी, जान नहीं थी उनमें। थोड़ा हिम्मत कीजिए। मैं आपसे सवाल अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपकी रंजिश है ये या फिर छीना झपटी का मामला? ये तो वही बताएगा, उसकी रंजिश थी, क्या पता वो पहले से रेकी कर रहा हो, घर खाली देखने का मौका देख रहा हो, पहले से ही होगा उसके दिमाग में। बस वो सोच रहा था कि ये लोग इधर उधर हों और मैं ये कांड करूं, बस ये था। एक सवाल ये भी है, कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी जो था वो अल्पसंख्यक समुदाय से था, तो क्या ये सच है? ये सच है, ये सच है। इस तरह से आए दिन मामले देखे जाते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या इससे क्या माहौल बन गया पूरे देश में? पूरे देश में डर का माहौल बन गया और जब से मोदी सरकार आई है तब से ही क्यों हो रहा है? में रह के हम ही डर के रहें कि इनसे, हम ही अपने देश में रह के इनसे डर के रहें। क्या हम दिल्ली में सेफ नहीं है तो फिर और कहीं भी हम सेफ नहीं है? आप लोग भी निकलते हो, आप लोग भी खौफ में निकलते हो, आपके पेरेंट्स भी डरते होंगे इस चीज के लिए। मैम आप किस तरह की सरकार से कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार और पुलिस किस तरह की एनकाउंटर कर दो? जब उसने कबूल लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसका एनकाउंटर, उसे अभी तक मारा क्यों नहीं गया? अब क्या उसको पुलिस में बिठा कर खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको हट्टा कट्टा करेंगे क्या? अभी हमें दिखाया भी नहीं गया कि उसे सच्ची में गिरफ्तार किया है या उससे पैसे खा के रिश्वत खा के उसे फिर दबा दिया गया केस को, हमें नहीं पता। दबा देंगे वो निकल जाएगा। हमारा पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठीक नहीं है, इनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। तो नया मामला सामने आ गया है, तो जो आपके पिताजी की हत्या हुई किस तरह से, वो किस हथियार से उनके ऊपर वार किया? नुकीला ही हथियार था, 16-17 बार उनके यहाँ घोपा गया है, गर्दन काटी गई है बेरहमी से 16। हाँ जी बिल्कुल। और शायद उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, तो हमने तो कल जब बॉडी देखी है तब उनका फेस दिखाया तो यहाँ पे भी कटाया हुआ है, हमें तभी लगा कि उन्होंने शायद अपने आप को बचाने का करने, क्या चिल्लाए होंगे, क्या उनके अंदर बीती होगी, क्या उनका दर्द होगा, वो जिस पे बीता है वो ही जान सकता है। क्योंकि अगर हम जरा सा हाथ कट जाता है तब भी हम अपने लिए सेफ्टी चाहते हैं, वो तो 16-17 बार नोकीली चीज, अभी यही नहीं पता चाकू था, कैसी थी, क्या था, मैम कुछ नहीं पता। शासन से, सरकार से किस तरह की कड़ी कार्रवाई चाहते हैं इसके बाद? मैं यही बोलूँगा कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसका घर टूटना चाहिए पूरा और उसके घर परिवार का कोई भी इंसान यहाँ नहीं रहना चाहिए। घर परिवार को यहाँ से भगा देना चाहिए। कुछ लोगों की मांग है कि बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, यहाँ योगी मॉडल जी आने चाहिए बस, क्योंकि जो एक्शन होगा वो बहुत बढ़िया है, बस तुरंत एक्शन ही चाहिए हमें भी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है कि नहीं? हाँ जी कर लिया, अभी तक तो हमें यही सुनने में मिल रही है कि गिरफ्तार वो हो चुके हैं, पर अभी हमने देखा नहीं है उन्हें। अच्छा, हत्या की पुष्टि हो गई है, क्या इसमें रंजिश थी या छीना झपटी थी, क्या पुष्टि में सामने आया है? वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। पापा ने चेन डाल रखी थी सोने की, 5 तोले की पापा ने चेन पहन रखी थी और 2-3 सोने की अंगूठियां पहन रखी थी, तो हाँ तो वो पापा के पास उठता बैठता ही था बहुत पहले से ही, सभी बैठते उठते थे, तो उसने चैन पे उसकी नज़रें थी और मेरे पापा की अंगूठियों पे भी नज़रें थी, उस पर पैसों पे भी उसकी नज़रें थी। हाँ जी, तो वो 1-2 बारी रेकी कर भी चुका था उसी दिन, संडे वाले दिन वो रेकी कर चुका था।
तो मैं नीचे कमरे में था अपने भाई के साथ गन्ने का जूस पी के मैं अपने कमरे में आया नीचे वाले में अपनी टी शर्ट बदलने। तो मैं ऊपर चढ़ ही रहा था तो इतने में ये जाजू, मैं अपने शीशे के पास खड़ा हुआ था, बाल बना रहा था, जाजू पापा के पास ही जा रहा था ऊपर कमरे में, हमारा गेट बाहर से है। तो मेरे को मैं वहीं मेरे को देख के रुक के कहने लगा कि भाई मैं 3000 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ, मेरे को 3000 रुपये कैश दे दो। मैंने भाई मेरे पे तो है नहीं, मैंने सारे पैसे पापा को दे दिए। कह रहे अच्छा। उसके 1-2 मिनट बाद मैं ऊपर कमरे में चढ़ा हूँ, वो बिल्कुल ऐसे झाँक के देख रहा था, पर्दा हटा के हमने देखा ना कि मैं हूँ, तो तुरंत ही चला गया। मैं भी नॉर्मली लेके गया कि ये तो डेली का आना जाना है, किसी को देखने आया होगा, अपने चाचा वाचा ही बैठते थे ना इसके, इसलिए। तो मैं फिर पापा से बोल के जाता हूँ कि पापा मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मैं अज्जू भाई के साथ जा रहा हूँ। कह रहे अच्छा ठीक है तो आ जाइए। मैंने हाँ ठीक है पापा। और उसके बाद मेरी दीदी की 5-5:30 बजे कॉल आती है कि भाई तू जल्दी घर आ जा, तू जल्दी घर आ जा। उसके बाद मैं भाई को बोला भाई रुक जा, कुछ सीन हो गया भाई, घर पे आइयो चलियो। कह रहा भाई क्या होगा? मैंने भाई कुछ हुआ है, सब रो रहे हैं। तो मैंने पहले पापा को ही फ़ोन मिलाया, भाई पापा ने उठाया नहीं। मैंने दूसरी कॉल की तब भी पापा ने नहीं उठाया। तो मैं बहुत डर गया था कि भाई पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, तू जल्दी चल। कह रहा चल रुक जा, मैं यहाँ पीछे ही था, बस पीछे रोड है ना आर के आश्रम के, वहाँ पे था। मैंने भाई तू जल्दी चल। तब मैं आया तो वहाँ स्कूटी खड़ी करके मैं ऐसे पापा के पास गया कमरे में, तो वहाँ भीड़ थी। तो मैंने देखा तो पापा बिल्कुल खून में लथपथ हो रखे थे और पापा बिल्कुल डेड पड़े थे। पापा के यहाँ निशान भी थे, मैंने यहाँ 2 ही निशान देखे थे बस। मैंने नोकीली चीज से वार किया गया, मुझे चाकू लगा था, पर जब इनवी उसमें पता चला ना तो इनवी वो हुई। पोस्टमार्टम में क्या है? पोस्टमार्टम में तो मेरे को रिपोर्ट नहीं बताई, पर पापा की छाती पे भी वार थे, कम से कम 16 से 17 वार थे टोटल। पिताजी की लगभग कितनी उम्र रही होगी? 64। घर में कमाने वाले वो ही थे या कोई और भी थे? वही थे पापा। मेरे पापा रिटायर हो गए थे 2022 में, तो उनकी हम पेंशन पे ही जो भी आता था पापा हमारे उसी में से ही करते थे, जो भी करते थे। सरकार से किस तरह की गुहार लगाना चाहेंगे, किस तरह की मांग करना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी वो एक मर्डर कर चुका था, अगर उसको इस बार भी छोड़ दिया जाएगा वो अगला मर्डर करेगा। जी अगर उसको अब की बार भी छोड़ दिया गया तो उसमें मेरी मम्मी को भी खतरा है, मेरी दीदी को भी खतरा है और मुझे भी खतरा है। परिजन के क्या लगते थे अगर आप बता सकते? जी वो मेरे छोटे पापा थे, मेरे चाचा जी थे। तो आपको हत्या का किस टाइम पता लगा और क्या हालात थे जिस समय आपने वो मंजर देखा? जी मैंने नहीं देखा, घर में कोई नहीं था। चाची जी हमारी कहीं जाना था, उन्हें 2:30 बजे तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। चाची ने उन्हें खाना वाना खिलाया, वो अपने रूम में ही रहते थे, अक्सर नीचे रूम में नहीं रहते थे, वो अकेले ही रहते थे और अकेले ही सोते थे। दिन के अंदर में वो बैठा हुआ था वहीं पे ही, वो या तो सोच के ही बैठा था, क्योंकि हमारे चाचा ने सुबह ही कहीं जाना था तो गोल्ड पहन रखा था, गले में चेन वगैरह अंगूठी वगैरह पहन रखी थी और 50-60 हजार उनके पास कैश भी था। मेरी चाची गई ऊपर रूम में कि मैंने जाना है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने उसके सामने ही निकाल के, जैसे पैसे हम सब निकालते हैं इकट्ठे, उसके सामने मेरी चाची को दिए और वो वहाँ बैठे बैठे सुन रहा था कि ये जा रही है, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद भी वो वहाँ बैठा रहा। फिर उसका बेटा, मेरे चाचा जी का बेटा है छोटा सिद्धांत, वो ऊपर आया, उसको देख करके वो नीचे उतर गया। फिर उसने कपड़े वपड़े बदले, लेकिन उसने ऐसे झाँका तो वो बंदा जीनों में खड़ा था नीचे, नहीं वो चला गया था, फिर आया था दोबारा। उसने देखा कपड़े वपड़े पहने, उसने बोला पापा मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। उसने ये बात भी सुन ली शायद जीनों में खड़े होके, उसने ये बात सुन ली थी। फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा आया, वहाँ बैठ गया, घर में कोई नहीं था। मेरी छोटी बहन थी, वो नीचे के रूम में सो रही थी, ठीक है, वो अकेले ही थे। अब वो ये नहीं पता वो 3 बजे आया कि 3:15 बजे आया, जिस टाइम चाचा जी सो रहे थे। सोते हुए उसने ये काम करा, क्योंकि अगर जगे होते तो वो कुछ ना कुछ तो बोलते, कुछ ना कुछ चिल्लाते। क्या पुरानी रंजिश थी? नहीं कुछ ऐसा नहीं था जी, उसको नोट चाहिए थे, उसको चोरियां करनी थी, अगर चोरी भी करनी थी मांग लेता, भीख उनसे मांग लेता, कोई मदद मांग लेता, लेकिन उसको लालच ही जागा उसके मन में। अगर लालच नहीं जागता, मारने के बाद वो ये सब चीजें क्यों ले गया? बताइए आप क्यों ले गया? चेन भी उसे ले गया। हाँ जी, क्योंकि आता जाता रहता ही था। उसने इसी चीज का फायदा उठाया कि मैं दोस्त हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ, घर में कोई है ही नहीं। शराफत का फायदा, प्यार मोहब्बत का कोई भी फायदा उठाया मैडम। इससे पहले भी क्रिमिनल आरोपी का कोई बैकग्राउंड था? हाँ जी, ऐसा बैकग्राउंड है, अपनी माँ को मार दिया उसने, आगे ही जाने लगी। अरे पैसों की वजह से, चाय का काम करती थी जी, बेचारी गरीब औरत, ठीक है, नोटों के लिए उसको भी मार दिया, उसको भी खिलाना उसकी बस की नहीं था। और इन्होंने, जो इनका खानदान है 5000 की तादाद में, उन्होंने सबने दबा लिया उस केस को। उन्होंने ये कहा कि बाहर से आके कोई कर गया। जाके देखिए आप, बाहर से आके कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं घुस सकता वहाँ, जाके देखिए आप। 40 लोग हिंदू के हैं, 5000 लोग वहाँ मोमडन के हैं, बाहर का बंदा जो सारी रात जगते हैं, लोग सारी रात जगते, 5 सुबह 6 बजे तक काम करते हैं ये लोग। अगर इससे पहले पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती तो शायद आपके परिजन जिंदा होते जी, वो तो बहुत लोग जिंदा होते।
बहुत लोग जिंदा होते, वो कर रहा है ये काम। मियाँ बीवी दोनों मिले हुए हैं जी। किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? जी फांसी चाहिए, चाहे एनकाउंटर करो, लेकिन सजा ऐसी दो सरकारी रोटी ज्यादा ना खा पाए। सांड नहीं बने वहाँ। अच्छा, सरकारी रोटी ना खाइए, सरकार का भी पैसा खर्चा होगा उस कुत्ते को खिलाते हुए। बस जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आरोपी के साथ और कोई भी शामिल था इस पूरी हत्या उसकी वाइफ थी ना, उसकी भाई भी कपड़े धोने का काम करती है जी, वो ब्लड का वो कर करके लाता, चोरिया लोगों को मार मार के लाता, वो कपड़े धो के सुखा देती है उसके। वो भी पूरे इस सब काम में पूरी मदद करते हैं। हाँ जी, उसको भी लेके गए पुलिस वाले, उसको भी इतना थपेड़ा है और उसको भी सदा जिंदगी नहीं निकलनी चाहिए। इस पूरे मामले के बाद पूरे इलाके में किस तरह का डर का माहौल फैल गया, क्या कहेंगे आप? जी पूरा डर का ही माहौल है यहाँ पे, कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने साथ दे रहे हैं उसका। क्यों दे रहे हैं? एक बार भी एक हिंदू मुसलमान आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, यहाँ पे एक हिंदू मुसलमान आपको नजर नहीं आएगा। सब खड़े हैं यहाँ पे हमारे साथ। क्यों नहीं आए ये लोग? कि जी हम भी आपके साथ हैं, बताइए क्यों नहीं आए ये लोग? क्या भाईचारे से विश्वास उड़ गया? भाईचारा आपको नजर आ रहा है? चारों तरफ कैमरा दिखाइए, देखिए कोई नजर आ रहा है? 5000 लोग रहते हैं, एक भी नजर नहीं आएगा यहाँ पे आपको, कोई नहीं आ रहा जी भाईचारा नजर। अब ये कह रहे हैं जी उसे जला दो, उसे मार दो। अभी लड़ाई हो जाती है ना जी किसी हिंदू से, 50-50 लोग निकल के आते हैं, इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 50-50 लोग मिलकर मार देते हैं बंदे को ये लोग। सर, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपका एक छोटा सा परिचय लेना चाहूंगी। मेरा नाम जगजीत सिंह गोल्डी है, बजरंग दल का दिल्ली प्रदेश का मैं संयोजक हूँ। जिस तरह से आप अभी आर के आश्रम में मौजूद हो, आर के आश्रम में कल या परसों का एक हत्याकांड का मामला सामने आया और आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय का बताया जा रहा है, तो जिस तरह से आए दिन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली में, अदर स्टेट में, तो इससे क्या मैसेज जाता है देश भर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये घटना नहीं है, ये योजना बनाकर हत्या की गई है। योजना बनाकर दिल्ली में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं एक समुदाय द्वारा, और ये बड़ा चिंताजनक है। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अंदर हिंदुओं की हत्याएं होना योजना बनाकर। अभी 2 दिन पहले ही साउथ दिल्ली के अंदर राकेश सूद और करण सूद की हत्या एक असद नाम के जिहादी ने कर दी। तरुण की हत्या का विषय आपके सामने है। ऐसे अनेकों हत्याएं हिंदुओं की दिन पे दिन होती जा रही हैं, और जो ये एक कट्टर मानसिकता है वो हिंदुओं के अंदर भय पैदा करना चाहती हैं, जो कर भी रहे हैं। तो ये मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से यूपी के अंदर अपराधी यहाँ पे घटना करता है और आगे जाके उसको सजा मिल जाती है, दिल्ली के अंदर भी इसी प्रकार से अब सरकार को अपना एजेंडा बदलना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को ये छूट देनी पड़ेगी कि जहाँ भी हिंदू हत्याएं हों, जो भी जिहादी मानसिकता के हिंदू की हत्या करे, अगले चौक पे उसका इनकाउंटर कर दें या उसका घर दबिदोश कर दें या उसको तुरंत 1 से 2 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा हो। जब तक ऐसा नहीं होगा ये हत्याएं होती रहेंगी। भगवान राम ने भी हमें संदेश दिया था, विनय ना मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब, भय बिन होए ना प्रीत। प्रशासन का भय नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, तभी इस प्रकार से भारत की राजधानी के अंदर ये हत्याएं हिंदू की हो रही हैं। बहुत चिंताजनक है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इसकी कड़ी निंदा करता है और कड़ा विरोध करता है। जल्द सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले, ये कट्टर मानसिकता के ऊपर अंकुश लगाए, इतना ही मेरा कहना है। एक सवाल लोगों के मन में ये भी पैदा है, हिंदुस्तान जिसके शुरू में हिंद आता है कि हिंदुओं के लिए ये बनाया गया है हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान में अगर हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? लोगों के मन में इस तरह का भी सवाल पैदा हो रहा है। ये सवाल बिल्कुल ठीक कह रही है आप, मैं आपके सवाल से सहमत हूँ और कहीं ना कहीं हिंदू समाज के मन में बात चल रही है। ठीक है जी, हिंदू कभी किसी की हत्या नहीं करता, हिंदू चींटी को आटा डालता है, हिंदू गाय को रोटी खिलाता है, हिंदू सेवा केंद्र चलाता है। हिंदू ने दिखाओ दिल्ली में कितनी हत्या हिंदू ने किसी की हैं। हिंदू हत्याएं नहीं करता, हिंदू चोरी चकारी पाप नहीं करता, लेकिन जो लोग ये ऐसी चीज़ें घटनाएं कर रहे हैं बड़ा चिंताजनक है। चाहे अमरावती का मामला देख लो, 180 बहनों लफ्ज़ याद करना, उनकी वीडियो वायरल करना, चाहे टीसीएस कंपनी के अंदर और धर्मांतरण करना। ठीक है जी, ये भी चिंताजनक है। जहाँ जहाँ पर ये रहेंगे ऐसी मानसिकता वाले, वहाँ लफ्ज़ियात भी होगा, गोकशी भी होगी, धर्मांतरण भी होगा, हिंदू हत्याएं भी होगी। कम से कम मेरे सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। और मेरी मांग तो यहाँ तक भी है कि जो भी ऐसे लोग इन हिंदू हत्याओं में और लफ्ज़ियात धर्मांतरण पाए जाते हैं, उनका वोट डालने का अधिकार उनसे लेना चाहिए और उनका सारी सरकारी सुविधा उनसे छीन लेनी चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं इनको अकल ठिकाने लगे, वरना ये ऐसी हत्याएं, ऐसा लफ्ज़ियात, गोकशी, धर्मांतरण करते रहें। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहाँ वो परिजन रहते हैं जिनके घर में वो दर्दनाक हत्या हुई है। ये गली वही है और ये घर वही बताया जा रहा है कि जहाँ पे वो बूढ़े अंकल यहाँ रहते थे और यहीं पर वो सो रहे थे शायद, तभी वो हत्यारा, वो आरोपी उनके यहाँ आया और उनके गले पर चाकुओं से वार किया, 16 से 20 वार किए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने उस आरोपी ने उनके गले से चैन और पैसे भी चुरा लिए, ऐसा बताया गया।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो आरोपी है वो आरोपी इसी एरिया का रहने वाला है और वो आरोपी भी यहीं पीछे गली में रहता है। तो आपने सुना किस तरीके से जो घर के परिजन हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं जिनसे भी हमने बात किया है, उनकी एक ही मांग है कि जिसने भी ये किया है उसको फांसी होनी चाहिए या एनकाउंटर होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सिक्योरिटी की भी मांग की है और एक सवाल उठाया है कि आखिर दिल्ली में इतने ज़्यादा हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है और क्यों एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही ये कांड किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सख्त नियम बनाने की भी बात की है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते हैं नेशन आज। धन्यवाद।